हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। मेरा नाम अंकित है। कल स्टील स्ट्रक्चर का जो टेस्ट हुआ था तो उसका आज मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ। उसके क्वेश्चंस आप देख लें, कैसे क्वेश्चंस के आंसर्स क्या क्या हैं, और अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। आज आपका एग्ज़ाम है और आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़ के जाएँ, आपको 100% इसका बेनिफिट होगा। इसके अलावा एक चीज़ बता दूँ, ड्राइंग में मैंने ऑलरेडी आपको ड्राइंग बना के, ठीक है, उसके अलावा ड्राइंग के वन लाइनर मैं ऑलरेडी सारे करा चुका हूँ। जितने मोस्टली क्वेश्चंस बन सकते थे मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है, मेरी एडवाइस है आप टेस्ट से पहले, एग्ज़ाम से पहले एक बार उनको भले ही फास्ट फॉरवर्ड में देखें पर एक बार देख ज़रूर लें, आपको एग्ज़ाम्स में उनमें पक्का फ़ायदा होगा। और जो लोग पहली बार चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं अभी एक वन लाइनर वीडियो ड्राइंग का और अभी मैं विद इन आवर्स के अंदर डालने वाला हूँ, तो आप एक बार उसको बस जल्दी से देख लेना। आपके सारे क्वेश्चंस, मोस्टली क्वेश्चंस इसी से फ्रेम होने वाले हैं, ठीक है। सो चलते हैं वीडियो पे। पहला क्वेश्चन था, द अपर मोस्ट लाइन ऑफ मेंबर दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम वन सपोर्ट टू द अदर थ्रू एपेक्स इज कॉल्ड। उपांगों की सबसे ऊपरी पंक्ति जो शीर्ष से होते हुए आलम से एक से दूसरे तक फैली हुई है कहलाती है, ठीक। अब देखिए आलम क्या होता है, एक सपोर्ट दूसरा सपोर्ट, ये आलम होते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा छोटे में बना दे रहा हूँ। और इसमें एक से दूसरे तक, अब एक से दूसरे तक तो ये वाला हॉरिजॉन्टल मेंबर भी फैलता है, जाता है, मतलब इससे शुरू होकर यहाँ पर आके ख़त्म होता है, ठीक है। इस मेंबर से शुरू होता है, एंड तक ख़त्म होता है। पर इसमें कंडीशन दी है जो एपेक्स से होता हुआ जाता हो, थ्रू एपेक्स, ठीक है, जो शीर्ष से होते हुए। तो शीर्ष से होते हुए कौन सा मेंबर जाएगा, ऊपर वाला, जिसको कहते हैं टॉप कॉर्ड, ठीक। एक चीज़ समझ ले साधारण भाषा में, ये होता है टॉप कॉर्ड, ये होता है बॉटम कॉर्ड, और बीच में लगी होती हैं वेब स्प्लाइसेस या वेब रनर्स, कई नाम होते हैं इसके। मतलब टॉप कॉर्ड और बॉटम कॉर्ड को आपस में जो जोड़ता है वो उसको वेब कहते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर होता है टॉप कॉर्ड, ठीक। इसका सही आंसर होगा टॉप कॉर्ड। अगला क्वेश्चन हमें दिया है भाई सेम क्वेश्चन, उसका दूसरा पार्ट है, द लोअर मोस्ट लाइन ऑफ मेंबर्स ऑफ ट्रस एक्सटेंडिंग फ्रॉम वन सपोर्ट टू अदर इज कॉल्ड। ट्रस्ट सदस्यों की सबसे निचली रेखा जो आलम से, एक आलम से दूसरे आलम तक फैली, मैंने बताया था इसका बॉटम कॉर्ड क्यों होता है, आप देख ले, वीडियो को ज़्यादा लंबा मैं नहीं खींचूंगा, ठीक है। द राइज ऑफ रूफ ट्रस इज डिफाइंड एज, रूफ ट्रस की ऊंचाई को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। आप जानते हैं ट्रस ऐसी ट्रायंगुलर शेप की होती है, ये हाइट होती है, इसको ट्रस का राइज कहते हैं, ठीक है। तो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एपेक्स एंड सपोर्ट ज्वाइनिंग, स्पैन ऑफ रूफ ट्रस, स्लोप ऑफ रूफ ट्रस एबव ऑल। क्वेश्चन ने पूछा गया रूफ ट्रस की ऊंचाई को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो ऊंचाई को परिभाषित किया जाता है वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एपेक्स एंड सपोर्ट ज्वाइनिंग, ठीक है। तो जो वर्टिकल डिस्टेंस या सीधी ऊर्ध्व दूरी होगी एपेक्स टॉप पॉइंट और जो यहाँ सपोर्ट होगा नीचे, उसको जोड़ने वाले पॉइंट को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया पिच ऑफ रूफ ट्रस। अब रूफ ट्रस की पिच क्या होती है, ठीक है। तो पिच की रूफ का ऑप्शन हमें दिया है, स्पैन ऑफ रूफ ट्रस, स्लोप ऑफ रूफ ट्रस, रेशियो ऑफ राइज टू स्पैन और राइज ऑफ रूफ ट्रस, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, आज से जब भी पिच बोले तो, और ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम्स में आएंगे, थोड़े से ट्रिकी वाले, ठीक है। पिच क्या होगा, पिच होगा रेशियो ऑफ राइज एंड स्पैन, ठीक है। राइज मतलब उसकी ऊंचाई कितनी थी, मैंने वर्टिकल डिस्टेंस बताई थी वो, और जो उसकी स्पैन होगी, जो उसका पार्ट होगा, उसका रेशियो कहलाएगा पिच, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, जो रूफ़ की जो इफ़ेक्टिव कॉस्ट होती है ना, मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, वो इफ़ेक्टिव कॉस्ट इसी पिच से निकलती है, ठीक है, राइज और स्पैन के रेशियो से निकलती है। जब ये रेशियो 2 रहता है ना, तब जो आपकी ट्रस होती है वो सबसे इकोनॉमिकल या सबसे ज़्यादा जो कम कीमत में मोस्ट जो हम चीज़ बना सकते हैं वो का रिजल्ट मिलता है हमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोस्ट कॉमन एंड इकोनॉमिकल पिच ऑफ रूफ ट्रस व्हेन ट्रस इज अंडर स्नो एंड विंड लोड। रूफ ट्रस का सबसे आम और किफ़ायती पिच जब ट्रस बर्फ़ और वायु भार के अंतर्गत आती हो, ठीक है। अब ये कंडीशन है जहाँ पर बर्फ़ और विंड लोड भी इफेक्ट कर रहा हो ट्रस को, ठीक है। हर जगह नहीं करता, जोग्राफिकल कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो इसका सही आंसर होगा 1/3 1:3, ठीक है। मतलब हम पिच क्या रखेंगे जब ट्रस एयर और विंड और स्नो लोड के अंडर में होगी 1:3, ठीक है। मतलब जो स्पैन, पिच, राइज और स्पैन का जो रेशियो है वो 1/3 रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैनल पॉइंट्स ऑफ रूफ ट्रसेस, रूफ ट्रस में पैनल पॉइंट्स क्या होते हैं, स्लोप ऑफ ट्रस, स्पैन ऑफ ट्रस, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉर्ड मेंबर या पिच, ठीक है। पैनल्स क्या होते हैं, जहाँ पर आपकी ट्रस के मेंबर्स आपस में जोड़ते हैं ना, उन पॉइंट्स को पैनल पॉइंट्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर गज़ट प्लेट लगेगी, यहाँ पर गज़ट प्लेट लगेगी, यहाँ पर लगेगी, तो जहाँ जहाँ मेंबर जुड़ेंगे वो सारे इसके पैनल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। स्लोप नहीं होता, स्पैन नहीं होता, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉर्ड मेंबर्स, यही होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉर्ड मेंबर्स। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। जहाँ पर मेंबर्स 2 जुड़ते हैं वही पैनल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमें दिया है,
पार्ट ऑफ ट्रस कंटेन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रस इज कॉल्ड। ट्रस का वह भाग जो क्रमागत ट्रस के बीच। अब ट्रस क्या होता है, देखिए एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है, पर अकेला ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर पूरी छत को तो नहीं संभाल लेगा, इसके पीछे एक और ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होगा, उसके पीछे एक और ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होगा, इस तरीके से। और फिर इन सब के ऊपर, मैं तो आपको ये फ्रंट व्यू से बन रहा है, अदरवाइज़ क्या होगा, एक ट्रस, दूसरी ट्रस, तीसरी ट्रस, और अगर आप साइड्स देखेंगे तो इन सब के ऊपर ही तो छत मटीरियल, जो भी रूफ कवरिंग मटीरियल होगा वो पड़ा होगा, ठीक है। तो कंसेक्यूटिव ट्रस के बीच के, मतलब दो लगातार ट्रस हैं, उनके बीच के हिस्से को क्या कहते हैं, एक ट्रस मान लीजिए ये है, दूसरी ट्रस ये है, तो इसके जो बीच का हिस्सा होगा इसको कहते हैं बे, ठीक है। बे पैनल है, मैं आपको बता चुका हूँ पीछे, ईव्स अभी आगे बताऊंगा, एपेक्स आपको पीछे बता चुका हूँ, इसको कहते हैं बे, ठीक है। जो दो ट्रस के बीच का जो हिस्सा होता है उनको कहते हैं बे, और वो भी लगातार वाली ट्रसों को, ठीक है। ईव्स आर प्लेस्ड इन रूफ ट्रस। ईव्स क्या होता है, ईव्स को कहाँ प्लेस किया जाता है, टॉप एज ऑफ रूफ, बॉटम एज ऑफ रूफ, लाइन जॉइनिंग द वर्टिसेस, ऑल ऑफ दैट। देखिए टॉप एज पे तो ईव्स नहीं प्रूफ डाला जाता है, ठीक है, वहाँ पर तो क्राउन होता है। बॉटम एज ऑफ रूफ, अब जो रूफ का जो बॉटम एज होता है, ये वाला नीचे वाला जो एज है, जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर हमें गटर बनाते हैं, ठीक है, और यही जो सेक्शन लटक रहा होता है इसको कहते हैं ईव्स, ठीक है। तो बॉटम एज ऑफ रूफ ट्रस, ठीक है, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया, क्लीट एंगल एंड पर्लिन रेस्ट्स अपॉन। क्लीट एंगल और पर्लिन किस पर टिका होता है, बीम पर, गसेट प्लेट पर, आलम पर या राफ्टर पर। मैं ड्राइंग में भी इसको बहुत डिटेल में बता चुका हूँ, क्लीट क्या होता है, पर्लिन क्या होता है, राफ्टर क्या होता है, कॉमन राफ्टर क्या होता है, प्रिंसिपल राफ्टर क्या होता है, सब डिटेल में बता चुका हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखा मैं फिर से कहूँगा, आप प्लीज़ एक बार जाके उस वीडियो को देख लीजिए, आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही जाएंगे, एग्जाम्स में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ना कर पाएँ, ठीक है। देखिए जो क्लीट या पर्लिन होता है वो क्या होता है, असल में आपका जो प्रिंसिपल राफ्टर होता है, प्रिंसिपल राफ्टर के ऊपर जब आप छत का कोई भी मटेरियल डालो, चाहे आप शीट डालो, एल्यूमिनियम शीट डालो, GI शीट डालो, सीमेंट की शीट डालो, वो टिकेगी तो किसी चीज़ पर ना, वरना इस पर रुकेगी कैसे। तो इसको रोकने के लिए हम यहाँ पर एक ऐसा एंगल सेक्शन लगा देते हैं, ठीक है। ये एंगल सेक्शन होता है क्लीट। अब ये क्लीट खुद नहीं रुकता, क्योंकि जब ये एंगुलर है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो एंगल बन रहा है ना, चाहे 30 डिग्री 45 डिग्री कुछ भी बनेगा, तो ये पीछे की तरफ को खिसकने की टेंडेंसी रखता है। तो इसको रोकने के लिए यहाँ पर एक पर्लिन लगा देते हैं, ताकि ये क्लीट अभी ना खिसक जाए। क्लीट ये L शेप का है, ठीक है, ये क्लीट है, और जो इसके आगे लगा है ये पर्लिन है, ठीक। अब ये क्लीट खुद ना खिसक जाए, इसलिए इसको आगे रोकने के लिए यहाँ पर पर्लिन लगा देते हैं। तो यही है क्लीट और पर्लिन का कॉन्सेप्ट। क्लीट और पर्लिन किस पे टिका होता है, राफ्टर पे। अगर यहाँ प्रिंसिपल राफ्टर लिखा होता तो प्रिंसिपल राफ्टर लिखते हैं, अदरवाइज राफ्टर है तो आप सिंपल राफ्टर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस डिपेंड्स अपॉन। निरंतर रूफ ट्रस की दूरी निर्भर करती है। मैंने आपको बे बताया था, ये वही बात कर रहा है कि एक ट्रस से दूसरे ट्रस के बीच की जो दूरी होती है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, ठीक है। ट्रस के पार्ट पर, भवन का किस टाइप का भवन है, और मृदा की स्थिति, और ऑल ऑफ द। बिल्कुल सही बात है, तीनों ही ऑप्शन सही है। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। मैं जल्दी से बता देता हूँ कैसे। देखिए ट्रस का स्पैन जितना ज़्यादा होगा उसी हिसाब से स्पेसिंग आपको घटानी बढ़ानी पड़ेगी, अदरवाइज़ जो भी कवरिंग मटेरियल आप डालेंगे वो बीच में से सैग कर सकता है अगर आप ज़्यादा दूर कर देंगे तो, ठीक है। अगर स्पैन भी ज़्यादा है, दूरी भी बढ़ा देंगे तो वो रेशियो मेंटेन रखना पड़ता है। भवन का कार्य, बिल्डिंग किस टाइप की है, कोई फंक्शन, कोई इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री है जहाँ पर मशीनें चल रही हैं, जहाँ पर कुछ भट्टी जल रही है, कोई फर्नेस जल रहा है, नीचे आग जल रही है, धुआं निकल रहा है, तो आप छत ऊंची बनाने की कोशिश करेंगे। तो वो डिपेंड करता है भवन किस टाइप का है। और मृदा की स्थिति, सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी क्या है। तो तीनों ही ऑप्शन सही हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया है, लाइन जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ ट्रस आर कॉल्ड। ट्रस के शीर्ष रेखा को मिलाने वाली रेखा। देखिए शीर्ष रेखा क्या होती है, एक ट्रस हो गई, दूसरी ट्रस हो गई, तीसरी ट्रस हो गई, इनका जो टॉप होता है ना, इसको वर्टिसेस कहते हैं, ठीक है। तो शीर्ष रेखा को मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं, क्राउन लाइन, रिज लाइन, टॉप लाइन, ऑल ऑफ द अबव। अब इसका सही आंसर आपको टॉप लाइन और क्राउन लाइन भी लग रहा होगा, क्योंकि क्राउन उसको कहते हैं टॉप को, पर ध्यान रखिएगा ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ रिज लाइन ही एक लाइन होती है, बस उसको कहते हैं टॉप को मिलाने वाली रेखा रिज लाइन, ठीक है। क्राउन लाइन और टॉप लाइन नहीं होती, ठीक है। अगला, पर्लिन्स आर प्रोवाइडेड ओवर रूफ ट्रस टू। छत ट्रस पर पर्लिन प्रदान किए जाते हैं। टू सपोर्ट क्लीट एंगल, छत को सहारा देने के लिए, प्लिंथ पर दी जाने वाली धरन, या ऑल ऑफ द अबव। अभी पीछे मैंने आपको पर्लिन का पूरा जितना भी कॉन्सेप्ट था समझाया था कि पर्लिन क्लीट एंगल को भी सहारा देते हैं, पर्लिन छत को भी सहारा देते हैं, प्लिंथ पर दी जाने वाली धरन, ये गलत है, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव भी गलत है। इसमें ऑल ऑफ, अगर इसमें ऑप्शन ए एंड बी होता है इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में, तो इसका दोनों ऑप्शन लगाते ए एंड बी, ठीक है।
पर इसका सही आंसर तो वैसे क्लीट को सहारा देने के लिए, पर ये क्वेश्चन जब आयोग में आया था तो उन्होंने इसको सपोर्ट को रूफ देने के लिए माना था, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको सपोर्ट को रूफ देने के लिए माना। पर जो क्लीट होता है, क्लीट वास्तव में खुद टिक नहीं सकता, उसके आगे पर्लिन लगाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो रुकेगा नहीं, वो नीचे की तरफ खिसक जाएगा। जब लोड बढ़ेगा वो नीचे की तरफ खिसक जाएगा जहाँ पर उसका ढाल होगा। तो इसलिए जो सही आंसर है वो क्लीट को सपोर्ट देने के लिए है, पर आयोग भी कई बार उल्टे सीधे आंसर देता है। तो मैं आपको दोनों बातें बता दे रहा हूँ कि वो छत को सहारा देने के लिए उन्होंने उसका आंसर माना था, ठीक है। पर्लिन्स आर प्रोवाइडेड ओवर रूफ ट्रस टू, तो इसका ये दोनों आंसर है। वैसे इसका सही आंसर है क्लीट को सहारा देने के लिए, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट के हिसाब से लगेगा। अगला क्वेश्चन हमें दिया है पर्लिन्स आर प्रोवाइडेड एट, पर्लिन्स दिए जाते हैं पैनल पॉइंट्स पे, मिड पॉइंट्स पे, एजेस पे और कॉर्नर्स पे, ठीक है। अब देखिए पर्लिन्स को कोशिश किया जाता है कि अधिक से अधिक पैनल पॉइंट्स पर ही हम दें, ठीक है। पैनल पॉइंट्स जहाँ पर आपका प्रिंसिपल राफ्टर या फिर जॉइंट्स जहाँ पर मिल रहे हैं, जहाँ पर घसट प्लेट लगी है उसी जगह पर, ठीक, क्योंकि इससे हम मोमेंट को कम से कम कर सकते हैं। इस कारण से पैनल पॉइंट्स पर ही पर्लिन्स को दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 14, स्ट्रेंथ एंड कॉस्ट ऑफ ट्रस इज डिटरमाइंड बाय, ट्रस की सामर्थ्य और लागत किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? स्पैन ऑफ ट्रस, साइज ऑफ ट्रस, थिकनेस ऑफ मेंबर या डेप्थ ऑफ ट्रस। अभी बात ध्यान रखिएगा, ट्रस की कॉस्ट हमेशा उसके स्पैन और राइज के रेशियो से मानी जाती है और डिपेंड किस चीज़ पर करती है? ट्रस की गहराई पर। अगर आप गहराई घटाएंगे, जिस रेशियो से आप गहराई घटाएंगे या बढ़ाएंगे, उसी हिसाब से आपकी ट्रस की कॉस्ट और स्ट्रेंथ दोनों घटेगी और बढ़ेगी, ठीक है। अगला, वर्टिकल टाई मेंबर यूज टू जॉइन क्राउन एंड हॉरिजॉन्टल टाई, ऊर्ध्व तनानुपांग जो क्राउन और क्षैतिज टाई को जोड़ता है, ठीक। अब आपका ये क्राउन हो गया, टॉप वाला पोर्शन, इसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला क्राउन हो गया, ये नीचे वाला मेंबर हो गया। अब वर्टिकल मेंबर जो इन दोनों को जोड़ता है आपस में, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? सस्पेंडर, सैग टाई, बोथ ए एंड बी या ओनली बी। देखो सैग टाई तो आप में से कई लोगों ने पढ़ा होगा, मुझे लग रहा है, ठीक है, बट सस्पेंडर आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। सस्पेंडर भी इसी का नाम होता है, ठीक है, जो वर्टिकल मेंबर होता है इसी को सस्पेंडर भी कहते हैं। तो बोथ ए एंड बी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। सस्पेंडर और सैग टाई दोनों इसी को कहते हैं। इसका काम होता है ये नीचे वाले मेंबर को, सॉरी मिट गया, ये नीचे वाले हॉरिजॉन्टल मेंबर को नीचे की तरफ झुकने से रोकता है, ये इसको ऊपर की तरफ को खींच के रखता है, ठीक है। तो उसका सही आंसर होगा बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, IS कोड यूज फॉर डिज़ाइन लोड फॉर बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर अंडर विंड लोड, विंड लोड के वायु भार के अंतर्गत आने वाले संरचना के अभिकल्पन भार के लिए उपयोग किया जाने वाला कोड। इस कोड का बिल्कुल नंबर ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे और मैंने कोड वाले क्वेश्चन पीछे भी आपको इसीलिए कराए हैं। कोड का नंबर याद कर लेना, लिख के इसका एक आधा क्वेश्चन ज़रूर आएगा जिसमें आपको सीधे कोड का नंबर पूछेगा और इसमें आप तुक्का नहीं मार सकते। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो काम ख़त्म, बैठिए फिर आराम से, ठीक है। तो इसलिए इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा और पीछे वाले क्वेश्चंस भी देख लीजिएगा। 16 का ऑप्शन नंबर बी होगा IS 875 पार्ट 3, ठीक है। विंड लोड के अंदर अगर कोई बिल्डिंग आ रही है तो जो कोड उस पर काम करता है उसको हम IS 875 पार्ट 3 का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 हमें दिया है, इफ़ स्पैन ऑफ रूफ ट्रस इज इन बिटवीन 15 to 30 मीटर, व्हाट इज़ द स्पेसिंग शुड बी। यदि रूफ ट्रस का पार्ट 15 से 30 मीटर के बीच हो, अंतराल क्या होना चाहिए? ऐसा भी एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा जिसमें आपको स्पैन के आधार पे स्पेसिंग पूछेगा, ठीक है। स्पेसिंग पूछेगा या पार्ट का टोटल डेप्थ पूछ लेगा, क्या रेशियो रखा जाता है, ठीक है। तो यदि रूफ ट्रस का पार्ट 15 से 30 मीटर के बीच हो तो आप उसका स्पैन क्या रखेंगे? उसका स्पैन आप रखेंगे 4.5 मीटर से 6 मीटर, ठीक है। और स्पैन जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे उसका गैप आप कम करते जाएंगे, ठीक है, 4.5 से 6 मीटर। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ रूफ ट्रस, रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ ट्रस टू द कॉस्ट ऑफ पर्लिन शेल बी। रूफ ट्रस की लागत को न्यूनतम करने के लिए ट्रस की लागत का पर्लिन की लागत से अनुपात होगा। मैंने पीछे बताया था अभी, जो स्पैन और राइज का जो रेशियो था वो ट्रस की कॉस्ट को भी डिपेंड करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2, ठीक है। आप राइज और स्पैन का रेशियो, ठीक, या फिर जो ऊंचाई है आपकी ट्रस की और जो उसका पार्ट है, अगर उसका रेशियो 2 या 2 के आसपास रखेंगे तो आपके कॉस्ट जो होगी पर्लिन और ट्रस की वो न्यूनतम रहेगी, ठीक है। अगला, डेड लोड कंप्राइज ऑफ, अचल भार में शामिल होता है परमानेंटली अटैच लोड, स्थायी संलग्न भार, अस्थायी संलग्न भार या टेम्परेरी अटैच लोड, दोनों या कोई नहीं, ठीक है। डेड लोड क्या होता है? डेड लोड वो होता है जो स्ट्रक्चर पे परमानेंट लोड बना रहता है, ठीक है। लाइव लोड और डेड लोड का बेसिक कॉन्सेप्ट ही यही है। लाइव लोड वो लोड है जो
थोड़ी देर के लिए लगेगा, हट जाएगा या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट होता रहेगा, जबकि डेड लोड जब बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के टाइम पर जहाँ था वो वहीं रहने वाला, यानी कि जो स्ट्रक्चर का सेल्फ लोड है वो, ठीक है। इसके अलावा ऐसे जो भी लोड जो स्ट्रक्चर पे सेल्फ लोड के अलावा इम्पोज किए गए हैं वो सारे, तो परमानेंटली अटैच्ड लोड डेड लोड ही होते हैं। मैंने पहले बोला जो एक बार लग गया तो वो लाइफ टाइम उस पर रहना ही रहना है, ठीक है। तो परमानेंटली अटैच्ड लोड या स्थायी संलग्न भार डेड लोड की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, अगला क्वेश्चन हमें दिया है, लोड्स विच आर यूजुअली वेरिएबल और मूविंग लोड एंड में इन्वॉल्व कंसिडरेशन सच एज इम्पैक्ट, मोमेंटम, वाइब्रेशन ऑफ फ्लूइड्स एटसेट्रा। ऐसे भार जो आमतौर पर परिवर्तनशील और गतिमान होते हैं, इनमें प्रभाव, गति, कंपन आदि शामिल हो सकते हैं, कहलाते हैं, ठीक। अब ध्यान रखिएगा, डेड लोड में कुछ चेंज नहीं होता, उसकी इंटेंसिटी, ठीक है, जिस इंटेंसिटी से वो पहले दिन लग रहा है उसी इंटेंसिटी से वो पूरे टाइम लगा रहेगा, ठीक है। क्रीप डेड लोड के कारण ही आता है, पर जो लाइव लोड होते हैं उनकी इंटेंसिटी, ठीक है, उसका जो फोर्स लग रहा है लोड के कारण वो घटता बढ़ता रहता है। क्यों? तभी तो वो लाइव लोड है, उसकी वैल्यू वेरी करती रहती है, जगह चेंज करती रहती है, ठीक है। उसके अलावा उसकी इंटेंसिटी घटती बढ़ती रहती है, तो उसमें प्रभाव का भी चेंज होता है, गति, अब इम्पैक्ट किस गति से लग रहा है वो भी चेंज होता है, वाइब्रेशंस आते हैं उसके कारण। तो ऐसे जितने भी लोड्स हैं जिनमें ये सारी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, जिनमें प्रभाव, गति, कंपन, इम्पैक्ट, मोमेंटम, वाइब्रेशन, ये सब, या फ्लूइड्स नहीं होगा, वाइब्रेशन, ये सब होता है, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं लाइव लोड। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है कि लाइव लोड सीधे नहीं पूछ रहा है स्टैटिक क्या है, उन्हें सीधे उसने वैल्यू दे दी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके आधार पे लोड कौन सा होगा, तो आपका लोड होगा लाइव लोड, ठीक है। और बाकी दोनों गलत है, स्ट्रक्चरल लोड भी डेड लोड के अंडर में ही आता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन मैंने आपसे कल पूछे थे और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने अधिक से अधिक फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा ताकि उनको भी आज होने वाले एग्ज़ाम में फ़ायदा हो। और एग्ज़ाम आपका जैसा भी हो आप लोग हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, हमें भी अच्छा लगता है जब आप पॉजिटिव कमेंट्स देते हैं या हमारा किया हुआ किसी काम से आपको फ़ायदा मिलता है। तो अभी मैं आप ये वीडियोस से और पीछे वाले वीडियोस को देख लें, आपका सिलेबस ऑलरेडी वैसे मैं पूरा करा चुका हूँ, ड्राइंग भी बना के दिखा चुका हूँ, जितना मैं कर सकता था मैंने किया है। बाकी अगर कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस हैं बचे हुए जो मैं सोच रहा हूँ आपके लिए डाल दूँ, तो अभी थोड़ी देर में विद इन आवर्स में वो भी डाल दूँगा, तो आप एक नज़र उसको देख लीजिएगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू।